पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने समुद्र तट पर सैर की और फुर्सत के कुछ पल भी बिताए। उन्होंने लक्षद्वीप के समुद्र तट की कुछ तस्वीरें भी साझा की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश की बजाय देशवासियों से लक्षद्वीप की सैर करने का आग्रह करते हुए पोस्ट भी किया था। पीएम मोदी की पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। कुछ यूजर्स ने कहा कि लोगों को छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी की ये बात और उनका लक्षद्वीप दौरा मालदीव सरकार को रास नहीं आया। मालदीव सरकार को लगने लगा कि वो मालदीव के पर्यटन को चुनौती दे रहे हैं, जिसके बाद वहां के नेताओं ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मालदीव की सूचना और कला उपमंत्री मरियम शिवना ने अपमानजनक टिप्पणी की और विदूषक और इस्राएल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के सदस्य जाहिद रमीज ने भारत पर तंज कसते हुए कहा कि ये कदम बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी जितनी व्यवस्था कैसे दे पाएंगे, वो इतनी साफ सफाई कैसे रखेंगे, कमरों की बदबू की वजह से कोई नहीं जाएगा। यही नहीं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने लिखा कि मालदीव में विदेशी सैन्य कर्मियों की मौजूदगी संविधान के खिलाफ है। भारत के संबंधों को ताक पर रखकर चीन से नजदीकी बढ़ा रहे मालदीव को लगा कि उसका यह हथकंडा काम आ जाएगा और वो भारत पर दबाव बना सकेगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने वहां की सरकार को घेर लिया। भारत ने खास तौर पर मालदीव की सूचना और कला उपमंत्री मरियम शिवना की अपमानजनक टिप्पणी पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई। जिसके बाद मालदीव को सफाई देनी पड़ी कि मरियम शिवना ने जो कहा वो मालदीव सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है। मोइजू सरकार ने बयान जारी कर कहा कि मालदीव की सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। ये राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। हालांकि इन सब के बीच मालदीव की सूचना और कला उपमंत्री मरियम शिवना ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन मालदीव की सरकार गिर गई। उसे भारत और भारतीयों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मालदीव की सरकार घुटनों पर आ गई और उसने मंत्री मरियम शिवना को बर्खास्त कर दिया। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करता रहा। यही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट शेयर किए जाने लगे जिसमें लोग अपने मालदीव के टूर को कैंसिल करने की जानकारी देते हुए स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि इक्का दुक्का नहीं बल्कि बड़ी संख्या में भारतीयों ने मालदीव के नेताओं और अधिकारियों के भारत विरोधी बयानों से चिढ़कर मालदीव टूर कैंसिल कर दिया। जहां भारतीयों ने बतौर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया, तो वहीं फिल्मी सितारे पीएम मोदी की अपील पर लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाने को लेकर पोस्ट करने लगे। जॉन इब्राहिम ने लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें साझा कर उसे प्रमोट किया, तो वहीं श्रद्धा कपूर ने भी लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाने की बात कही। इनके अलावा सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार ने भी बतौर टूरिस्ट डेस्टिनेशन लक्षद्वीप को प्रमोट किया। भारतीयों की नाराजगी मालदीव की हेकड़ी पर भारी पड़ेगी और उनके पर्यटन उद्योग को जोरदार झटका लग सकता है। दरअसल मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था मछली पालन और पर्यटन पर निर्भर है। यही नहीं, भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव ही जाते हैं। 2020 में जब कोरोना था, तब भी भारतीयों का मालदीव की टूरिज्म में योगदान 11% था। ट्रेवल ट्रेड मालदीव की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भी भारतीय टूरिस्ट नंबर 1 पर रहे। यहाँ 2,40,000 भारतीय टूरिस्ट पहुंचे, जिनका मार्केट शेयर 14% रहा। दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे पर ब्रिटेन रहा। 2023 में भी वहां भारतीय टूरिस्ट सबसे ज्यादा पहुंचे, जिनकी संख्या 2,09,198 रही। तो शायद यही वजह रही कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद अपनी ही सरकार का विरोध करते नजर आए। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि मालदीव सरकार की एक प्रतिनिधि मरियम शिवना इतनी भयावह भाषा बोल रही हैं, वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के नेता के लिए जिससे संबंध मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मोइजू सरकार की इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए और भारत को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि वो इस तरह की नीति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। हालांकि इस सब का मालदीव की मौजूदा सरकार पर कितना असर होगा ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 8 से 12 जनवरी के बीच चीन की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। मोहम्मद मोइजू ने बतौर नए राष्ट्रपति मालदीव की कमान संभाली तो शुरुआत इंडिया आउट कैंपेन चलाकर की। कुछ दिनों में मोइजू चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले पद संभालते ही मोहम्मद मोइजू ने भारत को माले से अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा।
और ऐसा नहीं होने पर इसे जनता की लोकतांत्रिक इच्छाओं का असम्मान बताया। आमतौर पर मालदीव के नए राष्ट्रपति का पहला विदेशी दौरा भारत का होता है, लेकिन मोइसू ने भारत के बजाय पहली विदेश यात्रा के लिए तुर्की को चुना और इसके बाद अब मालदीव के राष्ट्रपति चीन की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान वो ये दावा भी करते रहे कि भारत मालदीव का सबसे करीबी दोस्तों में से एक है, लेकिन चीन के इशारे पर उन्होंने भारत के साथ होने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वे के समझौते को खत्म कर दिया। इससे भारत सरकार मालदीव के भारत विरोधी रुख को समझकर जवाब देने के लिए तैयार हो गई और पर्यटन पर आश्रित मालदीव को झटका देने के लिए लक्षद्वीप को बढ़ावा देने का संकेत दिया। बीते साल मालदीव जाने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे, जो करीब 6% हैं। साल 2023 में 2,09,198 भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे। मालदीव के रुख के बाद वहां जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी आई तो इसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर मार्ग पर लगे गेट और श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई कैनोपी का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होने जा रहा है, जिनमें रामकथा, रामलीला, शास्त्रीय संगीत की पूरी श्रृंखला शामिल है। इन कार्यक्रमों के साथ ही 22 जनवरी को पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले भक्तों को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाया जाने वाला प्रसिद्ध श्रीवारी लड्डू दिया जाएगा। वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने घोषणा की है कि वो राम मंदिर उद्घाटन समारोह के दौरान 1 लाख श्रीवारी लड्डू प्रसाद में बांटेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने 22 जनवरी तक सभी बसों में राम भजन बजाए जाने के निर्देश दिए। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत भी जारी है। विपक्ष के कई नेताओं के बाद अब AIUDF यानी कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल ने बेतुका बयान दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। एक सभा को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से मुस्लिम समाज के लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। 24-25 तारीख पूरा भारत। बदरुद्दीन अजमल यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। बीजेपी हमारे सबसे बड़ा शत्रु, दानेर शत्रु, दीनेर शत्रु, ईमानेर शत्रु, अजानेर शत्रु, मदरेर शत्रु, मस्जिदेर शत्रु। असम के बारपेटा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान बदरुद्दीन अजमल ने अपने समाज के लोगों को बसों और ट्रेनों में सफर करने से बचने की नसीहत दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल के इस बेतुके बयान पर विवाद तो होना ही था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए बदरुद्दीन अजमल पर मुसलमानों को धमकाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम करती है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल जैसे कुछ लोग भ्रम फैलाकर मुसलमानों को बांटने में लगे हैं। बदरुद्दीन अजमल को भले नफरत हो बीजेपी से, बीजेपी मुसलमान से नफरत नहीं करती। गिरिराज सिंह ने अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर करने वाले इकबाल अंसारी का भी जिक्र किया, जिन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया है। इकबाल अंसारी जो राम जन्मभूमि के पिटिशनर थे, उनके पिताजी वो जा रहे हैं और पूजा में भी सम्मिलित होंगे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी बदरुद्दीन अजमल के बयान की निंदा की। ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। उन लोगों से कहता हूं कि ना आप मुस्लिमों के लीडर हैं, ना इस देश के ही आप किसी हिसाब से लीडर हैं। बदरुद्दीन अजमल से पहले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के नेता भी राम मंदिर को लेकर बेतुके बयान दे चुके हैं। बदरुद्दीन अजमल के बयान पर विवाद बढ़ा तो इंडिया गठबंधन में शामिल कई दलों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष के कई नेताओं ने बदरुद्दीन के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बदरुद्दीन अजमल के बयान की निंदा की और कहा कि ये देश संविधान के तहत चलता है। ये बेतुका बयान है बदरुद्दीन अजमल का। इस देश के अंदर में संविधान है और कानून है। तो वहीं आरजेडी ने बदरुद्दीन अजमल पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। ये देश की खूबसूरती है, इसलिए कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
और किसी के कहने पर, किसी के अफवाहों पर ध्यान ना दें। विपक्ष के कई और नेताओं ने भी बदरुद्दीन पर हमला बोला और लोगों से उनके बयान पर ध्यान नहीं देने की अपील की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच सियासी बयानबाजी करने वाले नेताओं की कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी कड़ी आलोचना की। प्रमोद कृष्णम ने भगवान राम का विरोध करने वाले नेताओं को असुर करार दिया और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक सुर, एक असुर। जो राम के साथ हैं वो सुर हैं, जो राम का विरोध कर रहे हैं वो असुर हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने इशारों में निमंत्रण मिलने के बावजूद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने वाले नेताओं पर तंज कसा। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुझे निमंत्रण मिला है। जिन्हें निमंत्रण मिला है ये उनका परम सौभाग्य है, और जो निमंत्रण मिलके नहीं जाएंगे ये उनका परम दुर्भाग्य होगा। प्रमोद कृष्णम के इस बयान के बाद कांग्रेस की स्थिति असहज हो सकती है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए न्योता दिया गया है। लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो अयोध्या में होने वाले समारोह में शामिल होंगे या नहीं। खरमास खत्म होते ही यूपी कांग्रेस के नेता 15 जनवरी को अयोध्या जाएंगे और श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दर्शन करेंगे। अविनाश पांडे की अगुवाई में एक दिन पहले लखनऊ में हुई यूपी कांग्रेस की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ता 15 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता 15 जनवरी को सुबह करीब 9:15 बजे अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद वो सबसे पहले सरयू में स्नान करेंगे और फिर रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। कांग्रेस नेताओं के अयोध्या जाने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। पहले कांग्रेस को सद्बुद्धि नहीं थी, इसलिए काल्पनिक कहा, अब सद्बुद्धि दिए हैं तो आ रहा है। यूपी कांग्रेस की कमान अजय राय के हाथों में जाने के बाद कांग्रेस अलग अलग मुद्दों पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती हुई नजर आ रही है और यूपी कांग्रेस के नेताओं का अयोध्या जाना भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रूप में ही देखा जा रहा है। आज से 15 दिनों के बाद अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। देश भर के अलग अलग जगहों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण भी दिया जा रहा है। झारखंड के पाकुड़ में भी ऐसी ही शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की शुरुआत शहर कोल दुर्गा मंदिर से हुई। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों के देवी देवता को अयोध्या से आए पूजित अक्षत और पत्रक अर्पित कर उन्हें निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। शोभा यात्रा के दौरान लोगों की भारी भीड़ नजर आई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। यात्रा में शामिल राम भक्त जयकारे लगाते नजर आए। इस दौरान शहर के लोगों से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या चलने की अपील की गई। हम लोग प्रत्येक घर घर जाके सभी राम भक्तों को आमंत्रण करेंगे कि आप लोग अयोध्या आइए, ये बहुत गर्व की बात है। इसके साथ ही लोगों से प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपने घरों में दीपक जलाने और धार्मिक अनुष्ठान करने को भी कहा गया। उत्तर प्रदेश के पडरौना में भी रामलला के भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए, जो राम भक्ति में सराबोर नजर आए। और शहर के जूनियर हाई स्कूल से शुरू हुई ये शोभा यात्रा शहर भ्रमण के बाद इसी स्कूल पर खत्म हुई। इससे पहले जैसे ही ये यात्रा शहर में दाखिल हुई, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। राम भक्ति में सराबोर लोग झूमते नजर आए। इस शोभा यात्रा की खासियत भगवान राम के जीवन से संबंधित झांकियां रहीं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। वहीं यात्रा में शामिल कुछ बच्चियां पारंपरिक गानों पर डांस करती दिखाई दी। शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों ने लोगों से 22 जनवरी यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन तक उत्सव मनाने की अपील की। देश में गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें अगर दी जाती हैं तो उसी का एक उदाहरण महाराष्ट्र की शबनम शेख हैं, जो रामलला के दर्शन के लिए मुंबई से पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़ी। और 18 दिनों की पैदल यात्रा के बाद जब भोपाल पहुंची तो हर किसी का ध्यान उनकी तरफ गया। हाथ में श्री राम का तस्वीर लगा हुआ भगवा झंडा, गले में राम नामी दुपट्टा और चेहरे पर हिजाब। नाम है शबनम शेख।
शबनम ने दावा किया कि वो बचपन से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्त हैं और इसी वजह से मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने रामलला के दर्शन का फैसला किया। राम जी को मानने के लिए जरूरी नहीं है कि हिंदू होना, मुसलमान भी मान सकता है, क्रिश्चियन भी मान सकता है, सिख भी मान सकता, पूरा विश्व मान सकता है। बस एक अच्छा इंसान होना चाहिए, एक अच्छा दिल होना चाहिए। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार पदयात्रा करने वाली शबनम के चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं दिखा। शबनम के मुताबिक समाज के कुछ लोगों ने उन्हें इस यात्रा पर निकलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों का साथ पाकर उसे ऐसा करने की हिम्मत मिली। करीब 550 साल के बाद वो शुभ घड़ी आने वाली है जब रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। श्री रामोत्सव से जुड़ी तमाम तैयारियों के बीच वैज्ञानिकों ने एक विशेष काम किया है। बताया गया कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम एक ऐसा अनोखा डिजाइन तैयार कर रही है जिससे हर साल रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक संभव हो गया है। अब रामनवमी पर रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें ठीक दोपहर 12:04 पर पड़ेंगी। इसके लिए मंदिर के ऊपर और मंजिल के फाउंडेशन पर शीशा लगा है। शीशे के ठीक सामने से आने वाली किरणें पहले एक बुनियादी शीशे पर रिफ्लेक्ट होंगी और फिर यहीं से ये किरणें सीधे रामलला के ललाट तक पहुंचेंगी। इस पूरे प्रोसेस में गियर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से शीशे की दिशा रामनवमी पर खास तरीके से फिक्स की जाएगी। रामलला के ललाट तक पहुंचने के बाद करीब 5 मिनट तक ये किरणें तिलक के रूप में चमकती रहेंगी और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को सूर्य तिलक नाम दिया गया है। देश भर में जारी शीतलहर और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दिल्ली में सर्दी के चलते 5वीं तक के स्कूल अगले 5 दिन तक बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण पारा और गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 जनवरी को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। राजस्थान में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। वहीं माउंट आबू में -3 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया। पारे की गिरावट से मैदानी इलाकों में घरों, कारों की छत और बाहर रखे सामान पर ओस की बूंदें जम गईं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठंड के चलते 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां 10 तारीख तक बढ़ा दी गईं। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग को दोपहर 10 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया। ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था का हाल क्या है, उसका नमूना उस वक्त देखने को मिला जब मुर्शिदाबाद में टीएमसी के ही एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक टीएमसी नेता सत्येंद्र चौधरी बहरामपुर में अपने समर्थकों के साथ बैठे थे। तभी कुछ बदमाश आए और उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया और सीधे गोली सत्येंद्र चौधरी के सिर में लगी। टीएमसी नेता सत्येंद्र चौधरी को गंभीर हालत में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दुष्कृतीरा एसेছে मोटरसाइकिल गोली করে একজন ওনাকে গোলি লেগেছে, মারা গিয়েছে। আমরা ফার্দার ডিটেল কালেক্ট করছি আর আমরা सीसीटीवी আর বাকি যা যা ইনফরমেশন আছে সবগুলো কালেক্ট করে আমরা খতিয়ে ধরে নেব। मुर्शिदाबाद पुलिस इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है, लेकिन सवाल ये है कि बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का दौर कब थमेगा? चुनावी हिंसा और राजनीतिक हत्याओं के लिए बदनाम बंगाल की तस्वीर कब बदलेगी? पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच कोलकाता के डानकुनी में बीजेपी की बाइक रैली को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद सड़क पर ही पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प देखी गई। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार रैली का नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला शहर में घूमने को तैयार था, मगर इससे पहले कि उनकी रैली आगे बढ़ती, पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प देखने को मिली। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस होती गई, मगर रैली को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। এখানে আমরা শান্তিভাবে রাজ্য সভাপতি চাইছেন বাইক র্যালি করতে, এখানে মমতা ব্যানার্জি পুলিশ গুন্ডা বাহিনীকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তখন থেকে কথা বলছি যে আপনাদের অসুবিধাটা কোথায়। रैली रोकने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। बीच में बैरिकेडिंग थी और दोनों तरफ से दम लगाया जा रहा था। आखिरकार इस भीड़ के आगे पुलिस बेबस हो गई। बैरिकेडिंग तोड़कर कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे। कार्यकर्ताओं के आगे जब पुलिस हल्की पड़ गई, तब इन लोगों ने खुद ही सड़क से बैरिकेडिंग हटाना शुरू कर दिया। तमाम कोशिशों के बाद भी जब रैली आगे नहीं बढ़ पाई, तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी और ममता बनर्जी सरकार के साथ साथ पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी करने लगे।
कुछ कार्यकर्ता तो सड़क पर ही लेट गए और वहीं प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं ने डानपुरी शहर की सड़कों को जाम कर दिया था। पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ महिलाएं भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिसकर्मी लगातार कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर भीड़ के आगे उनकी तैयारी बौनी दिखाई दी। आखिर में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस वैन में बैठकर भी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर तीखी टिप्पणियां की। कार्यकर्ताओं में ममता सरकार को लेकर गुस्सा साफ दिखा। पुलिस वैन के अंदर से एक कार्यकर्ता ने लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को सबक सिखाने की बात कही। এখন আমাদের কি হবে আমরা জানি না। এই চোর ডাকুদের দেশে এই অমানবিক অত্যাচার পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে যেভাবে আমাদেরকে অত্যাচারিত করছে এর অবসান করাতে 2024 আমরা নরেंद्र मोदी। जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बन रहे हैं, उसे देखकर साफ समझ आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में बंगाल की लड़ाई दिलचस्प होगी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के संदेश खली में ईडी की टीम पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। शाहजहां शेख के बांग्लादेश भागने की आशंका जताई गई, जिसे देखते हुए शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। साथ ही भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को भी इससे जुड़े आवश्यक निर्देश दे दिए गए। सूत्रों के मुताबिक शाहजहां हमले के बाद बांग्लादेश भाग गया, लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। वो इसलिए भी क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव के चलते भारतीय सीमा पर निगरानी कड़ी होने की वजह से भी शाहजहां का बॉर्डर पार करना आसान नहीं था। लिहाजा उसके बंगाल में ही कहीं छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि शाहजहां शेख के कहने पर ही ईडी की टीम पर हमला किया गया था। जांच में पता चला कि जिस समय ईडी की टीम पर हमला हुआ, शाहजहां अपने घर पर ही मौजूद था और उसने फोन करके अपने साथियों को हमले के लिए भेजा था। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में भीड़ लाठी डंडा लेकर पहुंची और ईडी की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें 3 अधिकारी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख के बांग्लादेश भागने की खबर को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने काफी गंभीरता से लिया। राज्यपाल ने इस मामले में डीजीपी को सख्त निर्देश दिए और शाहजहां शेख को जल्द गिरफ्तार करने को कहा। राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने शाहजहां शेख के बांग्लादेश भागने और उसके आतंकवादियों के संपर्क में होने की बात सामने आने पर चिंता जताई और अधिकारियों को इसकी जांच करने के आदेश भी दिए। इस बारे में एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि राजभवन को इस बात की शिकायत मिली थी कि शाहजहां शेख को कुछ बड़े राजनेताओं का संरक्षण मिला है जो उसकी मदद कर रहे हैं। शिकायत में इस बात का जिक्र भी किया गया कि कुछ पुलिस अधिकारी भी शाहजहां की मदद कर रहे हैं। लिहाजा इस शिकायत के आधार पर राज्यपाल ने डीजीपी को शाहजहां शेख के ठिकानों का पता लगाने और उसकी तुरंत गिरफ्तारी के साथ ही इस केस से जुड़ी रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए। इससे पहले शुक्रवार को भी राज्यपाल ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जताते हुए हमले को खतरनाक, निंदनीय और एक भयानक घटना करार दिया था। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद शुरू हुई सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर ममता बनर्जी को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। साथ ही इस बात का आरोप भी लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल में लोकतंत्र खत्म करके उसे इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती हैं। ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करना पड़ेगा जनता को, नहीं तो वहां एक तो इस्लामिक स्टेट बनाने पर लगी हुई है ममता, और दूसरा वहां लोकतंत्र समाप्त है। बीजेपी ने टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार में शामिल होने और हिंसा फैलाने के आरोप भी लगाए। ये गंदा पार्टी है, ये चोर पार्टी है, एक्सट्रीमिस्ट का पार्टी है, तुष्टीकरण का पार्टी है, भ्रष्टाचार का पार्टी है। लेकिन इसका इतना ये भाषा बोलना है तो प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ता। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि चुनाव के समय हिंसा फैलाना टीएमसी की रणनीति रही है। इंडिया गठबंधन में भले ही टीएमसी और कांग्रेस शामिल हों, लेकिन बंगाल हिंसा के मामले में कांग्रेस टीएमसी को घेरने में पीछे नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि ममता के राज में बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। अधीर ने शाहजहां शेख के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर केंद्र सरकार को भी घेरा और ईडी के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया। ईडी क्या करेगा? ईडी खुद इडियट है। बंगाल में जो सत्ता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, ये इनको लुक आफ्टर करेगी ना। सारे बॉर्डर खाली है, सारे बॉर्डर पूरा है, आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। कहां ईडी, कहां सीबीआई? ईडी सीबीआई में घुसने की हिम्मत है क्या? इस बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के संरक्षण में ईडी पर हमला हुआ। ईडी के अधिकारियों के ऊपर इस तरीके से हमला वहां पर किया गया है, बिना राज्य सरकार के संरक्षण के सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है।
चिराग ने इस दौरान आरजेडी को घेरते हुए अंदेशा जताया कि ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए बिहार में भी ऐसा हमला हो सकता है। चलन से बाहर किए जा चुके 2000 रुपए के नोट अगर अब भी आपके किसी परिचित के पास हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। 2000 रुपए के नोटों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अपडेट दिया है, जिसके मुताबिक चलन से वापस हो चुके 2000 रुपए के नोट डाकघरों के जरिए भी बदले जा सकेंगे और डाकघरों के साथ ही आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में भी इन नोटों को बदला जा सकता है, जिसके लिए नोट बदलने वाले को एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा और इन नोटों को भारतीय डाक की किसी भी सुविधा से आरबीआई के ऑफिस में भेजना होगा। इस तरह कोई व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपए की लिमिट तक नोट बदल सकता है। यह फैसला नोट बदलवाने के लिए आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में लगने वाली लंबी लाइन की वजह से किया गया। आरबीआई ने पिछले साल मई में 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। इस नोट को नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय पहली बार जारी किया गया था। मई 2023 तक चलन में मौजूद 2000 रुपए मूल्य के 97.38% से ज्यादा नोट वापस लिए जा चुके थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल ब्रिटेन की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल ब्रिटेन के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शाप्स के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात कर सकते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को टिप्पणी करने से पहले खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का दामन बीजेपी को बढ़ाने और उससे मेलजोल के मामले में दागदार रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से हर पीड़ित की समस्या पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय हुआ कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें दी जाएंगी। ये बैठक कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर हो रही थी। कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह शामिल थे। इधर आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद मनोज झा बैठक में शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक बिहार में कांग्रेस ने गठबंधन में 11 सीटें मांगी हैं। बैठक के बाद कांग्रेस ने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर अभी सिर्फ चर्चा हो रही है। हम बैठक में सबसे पहले एक ब्रॉड जो हमारी समझ है वहाँ की सीटों के बारे में, वो उनके समक्ष रख रहे हैं और उनसे उनकी तरफ से क्या इंप्रेशन है वो पूछ रहे हैं। आज आरजेडी के साथ बैठक के बाद अब कल कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ बैठक करेगी। कल दोपहर 12 बजे से बैठक शुरू होने की उम्मीद है। कल आम आदमी पार्टी के साथ होने वाली कांग्रेस की बैठक पर सबकी नजर होगी, क्योंकि दिल्ली और पंजाब की सीटों पर ही विपक्षी गठबंधन पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। इन 2 राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है। दोनों ही पार्टियां विधानसभा चुनावों में एक दूसरे के आमने सामने थीं। यही वजह है कि लोकसभा से पहले इन दूरियों को मिटाने की कोशिशें भी हो रही हैं। कांग्रेस तो आज ही आम आदमी पार्टी के साथ बैठने वाली थी, मगर आम आदमी पार्टी नेताओं की व्यस्तता के चलते उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया। नहीं, आम आदमी के पार्टी की बैठक आज होनी थी, वो आज नहीं अब कल होगी। उनको कोई आज कोई कार्यक्रम था उनका, जिसके कारण उन्होंने कहा कि इसको कल कर लें। इधर अरविंद केजरीवाल ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करनी भी शुरू कर दी। गुजरात के भरूच में एक रैली को संबोधित करने गए केजरीवाल ने मंच से ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में शामिल होने के बावजूद खुले मंच से उम्मीदवारों का ऐलान करने वाले अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के साथ सामंजस्य बैठा पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। गुजरात में आज से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हुई। गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। इस दौरान उन्होंने पतंग भी उड़ाई। ये महोत्सव करीब 1 हफ्ते तक चलने वाला है, जिसमें 55 देशों के 153 पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं।
पतंग महोत्सव में कई अतरंगी पतंगे देखने को मिली, लेकिन भगवान राम की छवि वाली पतंग आकर्षण का केंद्र बनी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जयपुर में मुलाकात की और राज्य के विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को भगवान गणेश का चित्रण करने वाला एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल भेंट की। तमिलनाडु में बड़े निवेशकों और कंपनियों को आकर्षित करने के लिए चेन्नई में तमिलनाडु इन्वेस्टर्स मीट 2024 का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने चाचा शरद पवार पर तंज कसा। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ लोग उम्र होने के बाद भी रिटायर नहीं होते। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के चुनावी बहिष्कार, 2 दिनों की हड़ताल और कई इलाकों में हिंसा के बीच बांग्लादेश में 12वें आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई। करीब 12 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कड़ी सुरक्षा के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और आवामी लीग नेता शेख हसीना ने भी मतदान किया। सुबह 8 बजे मतदान केंद्र खुलने के ठीक बाद हसीना ने वोट डाला, जबकि मतदान के बाद उन्होंने विपक्षी पार्टी बीएनपी को आड़े हाथों लिया और लगातार चौथी बार जीत की उम्मीद जताई। এরা তো আসলে ভোট কারচুপি, ভোট সিল মারা আর মানুষের ভোট কেড়ে নেওয়া, এটাই তো তাদের চরিত্র। এবং সেই সুযোগটা তারা পাচ্ছে না। আর তাছাড়া 2008-এর যে নির্বাচন, এই নির্বাচনে কেউ কখনো অভিযোগ করতে পারেনি, কিন্তু এই নির্বাচনেও বিএনপি পেয়েছিল 300 सीटें मध्य मात्र 30टा सीट। भारत के 3 पर्यवेक्षकों समेत 100 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षकों के सामने मतदान कराकर शेख हसीना चुनावी पारदर्शिता साबित करती दिखी, तो वहीं भारत को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया। India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. So we have our best wishes to the people of India. वैसे बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी दल बीएनपी के चुनावी बहिष्कार से शेख हसीना के लिए रास्ता काफी आसान हो गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार सुबह जब नतीजे आएंगे तो शेख हसीना की आवामी लीग एक बार फिर जश्न मनाती नजर आएगी। इसके पीछे एक वजह शेख हसीना की लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था भी है। दरअसल बांग्लादेश में खालिदा जिया को इस्लामी कट्टरपंथ के प्रतीक और तानाशाह के तौर पर देखा जाता है, जबकि शेख हसीना की छवि कहीं ज्यादा उदार नेता के तौर पर है। यही वजह है कि विपक्षी दलों के बायकॉट के बावजूद न सिर्फ इस बार उनकी जीत की उम्मीद जताई जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि वो बम्पर सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे। How confident you are in your party to win? I am confident because we did many things. The peoples of entire Bangladesh loves Sheikh Hasina. वैसे आपको बता दें कि बीएनपी ने 2014 के चुनाव का भी बहिष्कार किया था, जिसमें उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद साल 2018 में खालिदा जिया की पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी नाकामी ही हाथ लगी। शेख हसीना पिछले 15 वर्षों से बांग्लादेश पर राज कर रही हैं, जबकि खालिदा जिया भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद से घर में नजरबंद हैं। वहीं भारत भी बांग्लादेश के आम चुनाव पर करीब से नजर रख रहा है और हर हाल में मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी चाहता है। Z News।